रात के ठीक 2 बज रहे थे। कार की हेडलाइट्स लंबे घने काले अंधेरे को हाईवे पर चीरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन कार के अंदर का जो माहौल था वह बाहर के माहौल से कई गुना खतरनाक और अधिक जानलेवा लग रहा था। स्टीयरिंग व्हील पर ड्राइवर के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। डर के मारे पसीने उसके माथे से बहकर आंखों में जा रहा था, लेकिन वह एक पल के लिए भी अपने पलक झपकाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके ठीक पीछे बैठा उसका दोस्त बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। वह पागलों की तरह चीख रहा था, गाड़ी और तेज चलाओ और तेज। उसी में बैठा उसका तीसरा दोस्त बहुत हिम्मत जुटाकर कह रहा था कि हम लोग भानगढ़ किले से बहुत आगे आ चुके हैं। वह हकलाते हुए और कांपती आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता वो हमारे साथ है। मैंने अपने बीच वाले शीशे से देखा है, वो हमारे ठीक पीछे बैठी है। यह किसी पुलिस और इंसान से नहीं भाग रहे थे, यह भाग रहे थे एक खौफनाक एहसास से। इन तीनों दोस्तों ने कुछ घंटा पहले एक शर्त लगाई थी कि भानगढ़ किले में पूरी रात गुजारने। उन्होंने सोचा था कि बस एक यह पुराना खंडहर ही तो है। उन्होंने उस रात जो चार दीवारी के अंदर देखा और महसूस किया, उसने पूरे उनके रूह को निचोड़ कर रख दिया। उसी वक्त कार के हेडलाइन के सामने एक धुंधली और भयानक आकृति आती है। उसी समय ड्राइवर पूरी ताकत से ब्रेक लगाता है। कार की टायरों की आवाज की चीखें गूंजती है। कार हवा में कई पलटनियां खाती है और उसके बाद एक अनोखी उठा जाती है। पुलिस को अगली सुबह बस 3 लाशें मिली। कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। वह साफ बता रहा था कि उनकी मौत एक्सीडेंट से पहले ही हो चुकी है। उन्होंने मौत से पहले उन्होंने किसी भयानक बदतर चीज को देख लिया। नमस्कार, मैं कुबेर देव। आज की कहानी भानगढ़ की। आज हम ले चलेंगे भारत के उस रहस्यमय जगह पर जहाँ विज्ञान की सारी हदें खत्म हो जाती है, एक दूसरी दुनिया शुरू होती है। राजस्थान के अलवर जिले के अरावली पहाड़ों और जंगलों के बीच एक ऐसा शहर बसा है, या फिर कहे कि बसा ही नहीं है, बसा कहना गलत होगा। एक शहर दफन है, भानगढ़ का किला। पहली की नजर में यह किला एक शानदार वास्तुकला का नमूना लगता है। जैसे ही आप इसके नजदीक पहुंचते हैं तो एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। हवा अचानक भारी हो जाती है। फिर आपकी नजर उस बोर्ड पे पड़ती है जो उस गेट पे लगा है। यह कोई आम चेतावनी नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसे हम SI कहते हैं। सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पहले इस स्थान पर प्रवेश करना वर्जित है। दुनिया में तो हजारों ऐसे ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन भानगढ़ ऐसे किला है। लेकिन सरकार ऐसा मानती है कि वहाँ रात में रुकना खतरे से खाली नहीं। क्या बस जंगली जानवरों का डर है, या फिर SI यह सच जानता है? स्थानीय लोग कहते हैं कि साहब, रात को हवा नहीं चलती, रूह चलती है। जो रात में रुका वह मिला नहीं, जो मिला वह पहले जैसा नहीं। हालांकि भानगढ़ किले के समझने के पहले आपको इसके खूबसूरती को पहले समझना होगा। साल था 1573, जहाँ मुगल बादशाह अकबर का जमाना था। अजमेर के राजा भगवत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए इस शहर का नींव रखी, जो महान राजा मान सिंह के भाई थे। यह एक महान योद्धा थे। भानगढ़ कोई साधारण किला नहीं था, यह उस समय का स्मार्ट सिटी। शहर के अंदर रुकते एक भव्य जौहरी बाजार था। शहर के दोनों तरफ 2 मंजिला पक्की इमारतें थी। हवा में चंदन और इत्र की खुशबू महकती थी। जौहरियों के दुकान पर हीरे और पन्ने चमकते थे। सड़कों पर लड़के की चहचहाहट, मंदिरों में घंटी की आवाजें गूंजती थी। महल के ऊपर से पूरे शहर एक स्वर्ग जैसा दिखते थे, जहाँ 10,000 लोग हंसी खुशी रहते थे। यह एक ऐसा शहर था जिसे ना मरने के लिए बनाया गया था, लेकिन तकदीर ने इन्हें एक अलग ही कहानी लिखी थी। एक ऐसी कहानी जो खून, धोखे और काली जादू की स्याहियों से लिखी थी। कहते हैं कि भानगढ़ के विनाश के उसी दिन नींव पड़ गई थी। किले के निर्माण से पहले राजा को पहले ही पता चल गया था कि यह जमीन किसी सिद्ध तपस्वी की है, जिनका नाम था गुरु बालूनाथ। वह यहाँ के गुफाओं में वर्षों से तपस्या कर रहे थे। राजा ने गुरु के पास गए और किले बनाने की अनुमति मांगी। अब बालूनाथ ने तपस्या से जागे और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। गुरु बालूनाथ ने कहा कि राजन, तुम वहाँ एक शहर बसा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम चाहे इस महल को जितना ऊंचा बना लो,
लेकिन जिस दिन इसका छाया हमारे पिया को पड़ी तो आपकी समूल सहित पूरा विनाश हो जाएगा। शुरुआत में तो सब ठीक था। महल की ऊंचाई कुछ कमी रखी गई, पीढ़ियां ऐसे ही गुजरती गई। माधो सिंह के बाद अजब सिंह राजगद्दी संभाले। यह राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। साधु की चेतावनी उनको एक अंधविश्वास लगी। उन्होंने आदेश दिया कि महल को और ऊंचा किया जाए। महल और ऊंचा उठता गया और आया वह मनहूस दिन। सर्दियों का समय था, सूरज ढल रहा था। नए नए बने ऊंचे महलों की परछाई धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे उतरी और बाबा बालूनाथ की पिया पर जा पड़ी। बाबा बालूनाथ ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, विनाश और सर्वनाश। यहाँ खाली पत्थर होगा, इंसान नहीं। लेकिन अभी तो असली तबाही आनी बाकी थी, जो कि एक आशिक के रूप में आने वाली थी। यह कहानी भानगढ़ की एक राजकुमारी रत्नावती से जुड़ती है। रत्नावती उस दौर की सबसे सुंदर महिला थी, जिसकी तुलना चांद से करते हैं। उस महल की कोने में एक ऐसा शख्स था जिसका नजर राजकुमारी पर था। वह था वांग मार्गिंग तांत्रिक सिंधिया। वह काली शक्तियों का सिद्धियां करता था। वह राजकुमारी को महल के छत पर देखा। उसका आकर्षण एक पागलपन में बदल गया। वह जानता था कि एक तांत्रिक और राजकुमारी के मिलन असंभव है, इसीलिए वह सबसे खतरनाक विद्या का उपयोग करने का निश्चय लिया। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार घूमने निकली। वह एक इत्र की दुकान पर रुकी। वही तांत्रिक पीछे छुप कर देख रहा था। ही राजकुमारी का ध्यान दूसरी ओर भटका, तैसे ही उस तांत्रिक ने उस इत्र की शीशी पर एक मंत्र फूंक दिया। यह सबसे आकर्षण का खतरनाक मंत्र था। प्लान था कि जैसे ही राजकुमारी इत्र को अपने गर्दन पर लगाएंगी, वैसे ही वह खींची हुई तांत्रिक के पास चली आई। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही राजकुमारी ने वह शीशी उठाई तो उसे कंपन महसूस हुआ। शीशी ठंडी नहीं, गर्म थी। तो राजकुमारी ने समझ गया, क्योंकि वो भी आध्यात्मिक ज्ञान रखती थी। उसने भीड़ में नजरें घुमाई और उसी भीड़ में तांत्रिक की लाल आंखों को देख लिया। उसे मारकर इत्र नहीं लगाई, वह तमतमाई हुई एक पत्थर पर फेंक दी। वह शीशी पत्थर पर पड़ते ही टूट गया और काला जादू उल्टा ही पड़ गया। उसका काम था कि जिस पर यह इत्र पड़ जाए वह उसके पास खींचा चला जाए। अब इत्र राजकुमारी पर नहीं, उस पत्थर पर गिरा था। अचानक जमीन में कंपन हुआ। वह पत्थर अचानक हिली और तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगी। वह तांत्रिक भागने की बहुत कोशिश किया, लेकिन चट्टान उसको तांत्रिक को कुचल दिया। पसलियां टूट गई और खून की फवारा बहने लगा। वह तांत्रिक साधारण मौत नहीं मरा। आखिरी सांसों में वह दर्द से तड़पते हुए भानगढ़ की तरफ हाथ उठाया और आखिरी श्राप दिया। रत्नावती, तूने मुझे मार दिया, लेकिन तू भी सुहागन नहीं मरेगी। आज से लेकर अगली अमावस तक पूरी शहर राख हो जाएगा। तुम सब की आत्माएं यहीं कैद रहेगी। तुम सब कयामत तक यहीं हमारे पास रहोगे। उसकी गर्दन रुक गई और वह मर गया, लेकिन उसकी छाया जिंदा हो गया। तांत्रिक के मौत के बाद भानगढ़ का असली तबाही आने लगा। इतिहासकारों के अनुसार उसकी पड़ोसी राज अजबगढ़ ने रात को हमला किया। लोक कथाएं कहती है कि यह हमला कोई स्वाभाविक नहीं था। दुश्मनों के अंदर एक अजीब ही पागलपन था। उस रात भानगढ़ की दरवाजे टूट गए। सैनिक में भागा दौड़ी का माहौल बन गया। वह कत्लेआम की रात थी। तलवारों ने ना बच्चे को बख्शा ना बूढ़े को। एक टाइम ऐसा था कि जौहरी बाजार इत्र की खुशबू से महकता था, अब खून की गंधों से बदबू दे रहा था। महलों में आग लग चुकी थी। दुश्मनों ने घेर कर रत्नावती को निर्मम हत्या कर दी। सुबह होते होते 10,000 आबादी वाला शहर एक कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। वो कुछ काश बचे वह भागे और वहां प्रण लिया कि इस मनहूस जगह पर अब कभी नहीं आएंगे। सवाल यह उठ रहा है कि क्या मौत अंत थी? स्थानीय लोगों की मानना है कि हजारों लोग नहीं हुई है। तांत्रिक ने उनकी आत्माओं को बांध रखा है। आज भी रात होती है तो आत्माओं अपने दर्द को दोहराती हैं। आप लोगों को लग रहा है कि यह दादा दादी नानी की कहानी है तो भानगढ़ जाकर खुद देख लीजिए। वहाँ के पत्थर चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं और किले के अंदर आप घुसते ही देखोगे कि बाजार और खड़े हैं, लेकिन किसी के घर पे छत नहीं है। अब सवाल यह है कि कैसे संभव है कि दीवारें तो बच गई, लेकिन उसके छत गायब हो गए। गांव वाले इसी शराब का असर मानते हैं। वह मानते हैं कि शहर के छत पर कोई साया नहीं टिकेगा।
आज भी वहाँ कोई सीमेंट का छत ढालने की कोशिश करता है तो वह आज भी गिर जाता है। पर्यटकों ने महसूस किया कि वहाँ चलते चलते इत्र की खुशबू महकती है, कोई वहाँ पास में गुजरा हो। लेकिन अगले पल सड़े हुए मांस की बदबू आती है कोई नहीं जानता। किले में नर्तकी महल के पास जाने पर तापमान 3 से 4 डिग्री गिर जाता है। जब पैरानॉर्मल इंट्रोगेटिव गौरव तिवारी ने अपनी टीम के साथ लेकर एक रात बिताई तो उनकी रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। बिना किसी बिजली, बिना किसी मोबाइल नेटवर्क के बिना उनके मीटर बीप करने लगे, जो दर्शाता है कि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। सदस्यों ने दावा किया कि वहाँ गोलियों में उसे कोई जोर से धक्का दिया। जब रिकॉर्डिंग सुना गया तो उस सन्नाटे के बीच फुसफुसाहट की आवाजें कैद हुई थी। सवाल अब भी यही उठता है कि सिर्फ यह विज्ञान है तो एसआई ने अपने रिकॉर्ड में क्यों उस जगह को डेंजर जोन घोषित किया है। आज भी यहाँ के गाइड किले के अंदर रात में नहीं रुकते। का ऑफिस गेट से 1 किलोमीटर दूर क्यों बनाया गया है? ऐसा क्यों होता है कि भानगढ़ के गेट पर शाम के 6 बजने के बाद सीटियां बजने लगती है। गार्ड पर्यटकों को बाहर निकलने का इशारा करते हैं। वह कहते हैं कि सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे छुप रहा है और वहाँ जैसे जैसे परछाइयाँ कम होती है वैसे वैसे वहाँ परछाइयाँ डरावनी और लंबी होने लगती है। यहाँ पहुँचने चाचा क्यों बंद कर दिया है और यहाँ क्यों सन्नाटा हो जाता है? जो यहाँ मराठी को सुबह हंस रहे थे वह शाम को क्यों चुपचाप बाहर निकल जाते हैं? पीछे मुड़कर नहीं देखता क्योंकि सबके मन में डर है। पीछे मुड़कर देखा तो कोई वापस नहीं जाएगा। भानगढ़ कोई ईंट पत्थरों का ढेर नहीं, वह समय का एक कैप्सूल जो 4 साल पहले थम गया था एक दर्दनाक पलों में। शायद तांत्रिक का शराब सच था, शायद राजकुमार यातनावती आज भी उन खंडहरों में मुक्ति की राह देख रही है। लेकिन अगर आप कभी भानगढ़ जाइएगा तो एक सवाल जरूर दिमाग में रखिएगा। इसी को देखिएगा, वहाँ के इतिहास को महसूस कीजिएगा। सूरज ढलने लगे तो चुपचाप वापस घर लौट आइएगा। कुछ दरवाजे बंद ही रहे तो अच्छा लगता है। दरवाजे हमारी दुनिया और उस दुनिया का एक कमजोर पर्दा है। उस पर्दे के पीछे क्या है ना जानना ही एक बेहद ही अच्छा रहेगा। ये आपकी जिंदगी है, अपने और अपने का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।